नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मास्क सिर्फ इसलिए लगाया है कि आपको याद दिला सकूं कि आपको कोरोना से अगर कोई बचा सकता है तो ये मास्क बचा सकता है। अब मैं इस मास्क को उतार रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने और याद दिलाने के लिए लगाया था कि आपकी जिंदगियों में अब ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इसे लगाते रहिए। आज देश के प्रधानमंत्री जी के बीच में और मुख्यमंत्रियों के बीच में हाई लेवल मीटिंग हुई। हाई लेवल मीटिंग में देश में कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के बारे में बात की, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोच समझकर, जानकर प्रधानमंत्री जी के साथ जो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी उस मीटिंग को लाइव कर दिया। बहुत से टीवी चैनलों पर प्रसारण चल रहा था। 6-7 मिनट दिल्ली के मुख्यमंत्री लाइव प्रसारण पर सब टीवी और चैनलों पर दिखे। प्रधानमंत्री जी को पता चला। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग के बीच में ही नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा मीटिंग के अंदर एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर इन मीटिंगों को का लाइव प्रसारण कर रहे हैं हर टीवी चैनल पर। मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता चला कि वो पकड़े गए हैं। उनका नाम तो नहीं लिया पर पकड़े गए हैं, इसीलिए उन्होंने लाइव पर प्रधानमंत्री जी से माफी मांगी। उन्होंने कहा उनसे गलती हो गई है जिसके लिए वो माफी मांगते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा ये गलती वो दोहराएंगे नहीं। गलती थी, ये जानकर किया गया था। और फिर आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री के बचाव में ये कहा इसमें गलत क्या है, सार्वजनिक होना ही चाहिए। ये तो हम भी तो कह रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच जो भी मीटिंगें हो रही हैं उसे सार्वजनिक करिए। हम भी तो कह रहे थे, विपक्षी तो कह रहा था कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक बुलाइए और लोगों को पता चलने दीजिए कि क्या मीटिंगें हो रही हैं, क्या फैसला हो रहा है, क्योंकि दिल्ली और देश तो ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहा है। लेकिन आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली और एलजी की मीटिंगों को कभी लाइव नहीं किया। आपने सर्वदलीय बैठक भी दिल्ली में नहीं बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में आपने जो किया उसके लिए अड़ जाना चाहिए था कि नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया है, जानकर किया है, सोच समझ कर किया है और आप चाहते हैं कि दिल्ली और देश के लोगों को पता चले मीटिंगों में क्या होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने तो सावरकर बन गए, 2 मिनट में माफी मांग ली कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई, मैं पकड़ा गया। क्योंकि उन्हें आदत है टीवी में लाइव आऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, अपना विज्ञापन, अपना प्रचार, अपना प्रसार। और शायद अरविंद केजरीवाल जी को यह लग रहा था कि उन पर विश्वास लोगों का कम हो रहा है, इसलिए विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं मैं मीटिंग में जो है आपकी बात रख रहा हूँ, विश्वास दिलाने के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन हुआ। उन्होंने कहा मजदूरों का पलायन नहीं होगा क्योंकि उन्हें आर्थिक मदद और राशन की मदद दी जाएगी, वो नहीं दिया। आज हाईकोर्ट का आज आदेश आया है कि हर मजदूर के खाते में पैसे डालिए, हर एक के घर राशन पहुंचाइए। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, तब उन्होंने किया। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के लोग अगर सुन रहे हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को कहूंगी भाग्यशाली हैं आप कि आपके पास भूपेश बघेल जैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। बताती हूँ क्या किया। 7 अप्रैल 2021 को उन्होंने मीटिंग बुलाई, जितने भी ऑक्सीजन उत्पादन निर्माता थे उन्हें बुलाया, बोला कि ऑक्सीजन का उत्पादन हमें बढ़ाना होगा। क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा आप लाइसेंस दीजिए, आप लाइसेंस दीजिए, हम अपनी इंडस्ट्री को, प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं। सरकार ने कहा कांग्रेस ये लीजिए, सख्त जरूरत है, कोरोना महामारी, ऑक्सीजन सख्त जरूरत है। कांग्रेस की सरकार ने 7 अप्रैल को फैसला कर दिया कि जो हमसे लाइसेंस मांगेगा प्लांट के लिए हम उसे लाइसेंस देंगे। 7 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में मात्र 8, भाजपा की 15 साल सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, कितने ऑक्सीजन प्लांट थे? 8। 7 अप्रैल 2021 तक 8 प्लांट थे। भूपेश बघेल जी ने लाइसेंस देने शुरू किए और आज की हकीकत है कि आज छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल से आज 23 अप्रैल है, इतने दिनों में 27 ऑक्सीजन के प्लांट बनकर तैयारी नहीं, ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं और जिसमें से 2 लिक्विड ऑक्सीजन पूरी तरह मेडिकल के लिए उत्पादन कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की जरूरत कितनी है? छत्तीसगढ़ की अपनी जरूरत, अपना जो खपत है वो है 160 मैट्रिक टन। उत्पादन कितना कर रहे हैं? 400 मैट्रिक टन। और उन्होंने आज प्रधानमंत्री जी को मीटिंग में कहा है ये राष्ट्रीय आपदा है, हम सबको एक होना, एक दूसरे की मदद करनी है। उन्होंने कहा हम 400 मैट्रिक टन अपने 27 प्लांट में ऑक्सीजन बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने कहा धन्यवाद करते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों का
कि आपने एक ऐसी सरकार चुनी जो आपके साथ देश की और दिल्ली तक की मदद कर रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब 160 मैट्रिक टन छत्तीसगढ़ रखेगा अपने लोगों के लिए, और 400 मैट्रिक टन में से जितना बचेगा वो देश के लिए उन्होंने खोल दिया है। अब मैं आती हूँ उड़ीसा पर। उड़ीसा के लोगों का कल भी धन्यवाद किया, अब भी करूंगी। आज एक टीवी डिबेट में उड़ीसा के प्रवक्ता को बुलाया गया था। उन्होंने कहा उड़ीसा के अंदर भी ऑक्सीजन उत्पादन जो है वो हमारी खपत से बहुत ज्यादा है, हम तैयार हैं। धन्यवाद करते हैं उड़ीसा ने और बंगाल ने मिलकर 100 टन माफी चाहूंगी ऑक्सीजन जो है वो देने का जो है प्रस्ताव रखा है कि हम ऑक्सीजन देने को तैयार हैं। इनकी उड़ीसा ने ये कहा है कि हमारी हॉस्पिटल में 20% ऑक्यूपेंसी है, हमारी जो 20% ही बेड भरे हैं, 80 खाली हैं। अब एक सुझाव आप और हम मिलकर केंद्र की सरकार को दे सकते हैं। आपको याद होगा, मेरे को यही याद आ रहा उदाहरण, निर्भया को जब अच्छी इलाज की जरूरत थी तो एयरलिफ्ट करके सिंगापुर बाहर विदेश में उसको इलाज के लिए भेजा गया था। अलग बात है वो बेटी नहीं बच पाई, पर कोशिश हुई। आज दिल्ली के अंदर या जहां पर भी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड्स की कमी है, तो क्या हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके, स्पेशल जहाज से एयरलिफ्ट करके 1-2 घंटे के अंदर उड़ीसा, जहां पर 80% बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर खाली है, क्या उन्हें उनकी जान नहीं बचाई जा सकती? अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा सुझाव है, अगर उड़ीसा और दूसरे राज्यों के पास, छत्तीसगढ़ के पास ऑक्सीजन है, उड़ीसा के पास ऑक्सीजन है, बंगाल के पास ऑक्सीजन है, अपनी जरूरत से ज्यादा है, बेड्स हैं, आईसीयू है, वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन, तो आपको ये करना है। ये एक सुझाव हम और आप सुझाव दे सकते हैं, आप और हम एयरलिफ्ट नहीं करा सकते। अब आती है दिल्ली की बात। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, बहुत पढ़ा लिखा, IIT, इनकम टैक्स, युवा, लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीता हुआ, व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे। हाईकोर्ट ने आज उनसे पूछा, जब छत्तीसगढ़ 7 अप्रैल से 23 अप्रैल में 27 प्लांट लगा सकता है, चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल में एक दिन में ही प्लांट लगा लिया, तो अरविंद केजरीवाल जी 6 साल पूरे किए, 7वें साल में हैं आप, एक भी ऑक्सीजन का प्लांट आप दिल्ली में क्यों नहीं लगा पाए? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सेना बुला लीजिए, प्रधानमंत्री जी सेना बुला लीजिए, क्योंकि उनकी दिल्ली के लिए जो टैंक आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। सेना, मुख्यमंत्री जी आपके अधीन तो काम नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ही आपके अधीन नहीं है, तो सेना आपके अधीन कैसे आएगी? तो जिसको भी करना है केंद्र के अधीन काम करना है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, और चाहे वो हरियाणा या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जो रोक रहे हैं, तो काम तो प्रधानमंत्री को करना है। इसलिए ये सुझाव कि सेना बुला लीजिए, हाँ, ये कैसे बेतुके से सवाल है। 11 लाख की पुलिस, दिल्ली पुलिस अपने आप में बेहद सक्षम है, स्पेशल कॉरिडोर बना रही है, और दिल्ली पुलिस को मैं सलाम करती हूँ। कोरोना वॉरियर्स में दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है। आपके भी उदाहरण अपने राज्यों के जरूर दीजिएगा, मैं सुनना चाहूंगी आपके राज्यों में क्या हालात हैं। मैं अपनी बात को रखूंगी, दिल्ली बैठी हूँ इसलिए दिल्ली के हालात देख रही हूँ, मुझे मालूम है। 22-20 हजार रुपया रिश्वत, प्रयागराज, वाराणसी, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 हजार रिश्वत मांगी जा रही है शवों को जलाने के लिए। लकड़ियां कम पड़ रही हैं, शव पूरे भी नहीं जल पा रहे हैं, और लकड़ियों खरीदने के लिए मोटा पैसा मांगा जा रहा है। ये अभी वीडियो वायरल हो गई है। अब मैं वैक्सीन पे आती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की हाई लेवल मीटिंग में वैक्सीन पे बात आई। वैक्सीन पे पहले फैसला हुआ था कि 150 रुपया प्रति वैक्सीन केंद्र सरकार को मिलेगा, 400 रुपया प्रति वैक्सीन राज्य सरकारों को मिलेगा, और 600 रुपया प्रति वैक्सीन निजी अस्पतालों को मिलेगा। सबने कहा 1 नेशन 1 प्राइस होना चाहिए। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि केंद्र के लिए इतनी, राज्य के लिए इतनी और नहीं? तो अब केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हमने राज्य और केंद्र के लिए, सरकार के लिए एक प्राइस कर दिया है। आपको इसलिए कह रही हूँ कि वैक्सीन आपको लगवानी है, आपसे नाजायज वसूला ना जाए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइस है क्या 400 की वैक्सीन का 4000 तो नहीं लिया जा रहा आपसे। आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए दे रही जो फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार को 150 मिलेगा, तो हमें लगा अब राज्य के लिए भी 150 हो जाएगा जो 400 था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब केंद्र और राज्य सरकारों के लिए, दोनों के लिए 400 रुपया हो चुका है। तो फायदा लोगों का नहीं हुआ क्योंकि कीमत कम नहीं हुई, फायदा केंद्र का भी नहीं हुआ, 150 का उन्होंने अपने लिए भी 400 का कर दिया, राज्यों को भी कोई फायदा नहीं क्योंकि 400 का 400 रहा। कंपनियों का थोड़ा फायदा हो सकता है, और निजी में जो लगवाने जाएंगे 600 रुपए का एक इंजेक्शन है, 2 डोज आपको लगवानी है, कुल मिलाकर आपको खर्च करना होगा 1200 रुपए। राज्य सरकारें में कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, पंजाब,
राजस्थान, जहां हमारी मात्र 3, पूरे देश में मात्र 3 में कांग्रेस की खुद की अपने दम पर सरकार है, अपने मुख्यमंत्री हैं, फैसला कर चुके हैं 18 से 45 साल के लोगों को पूरी तरह वैक्सीन मुफ्त मिलेगा। मैं अलका लांबा आपसे कह रही हूँ, अगर राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में आपको वैक्सीन के लिए 1 रुपया भी देना पड़े, आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको वैक्सीन के लिए पैसे देने पड़े। निजी में जाएंगे 1200 देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के पास, राज्य सरकार कांग्रेस की जाएंगे तो आपको जो 400 कीमत सरकार को देनी है वैक्सीन कंपनियों को, लेकिन आपके लिए मुफ्त है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अभी तक वैक्सीन को लेकर कोई घोषणा नहीं की है कि मुफ्त होगा, 400 का होगा या क्या होगा। हम निवेदन करते हैं जिन सरकारों ने घोषणा नहीं की है वो इसकी घोषणा जल्द से जल्द करें। अब मैं आपसे लास्ट पॉइंट पर आ रही हूँ। सबसे पहले हो क्या रहा है, लोगों के अनुभव बता रही हूँ, सुन लीजिएगा, काम आ जाए पता नहीं कौन सी बात आपकी। सबसे पहले आपको लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स आते हैं, थोड़ा सा बुखार हो रहा है, स्मेलिंग पावर जा रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये कहीं ना कहीं लक्षण बताए जाते हैं कोरोना के। पहला लक्षण। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा क्या करना है आपको, डॉक्टर से संपर्क करना। अब आपको डॉक्टर चाहिए जिसे आप फोन पर बात करके संपर्क करिए डॉक्टर के पास। तीसरी चीज आपको क्या चाहिए, टेस्टिंग का ही सुझाव दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर टेस्टिंग 1 लाख का था कि प्रतिदिन 1 लाख टेस्टिंग होगी। दुख की बात है वो टेस्टिंग 30,000 कम करके 70,000 हो गई। आपके राज्यों में कितनी टेस्टिंग हो रही है, आपका हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, घंटों इंतजार टेस्टिंग के लिए और टेस्टिंग के बाद परिणाम के लिए वेट करना पड़ा। ये तो आप ही मुझे आज की बात में बताएंगे। लेकिन तीसरा आपको टेस्ट कराना है। टेस्ट के बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो होम क्वारंटाइन, 4th नंबर, घर पे रहें और आराम से रहें। आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो करें। 4, अगर आप गंभीर हो गए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी आपके सामने, हमारे सामने या जो मरीज हैं उनके सामने चुनौती अब आती है 5वें नंबर पे। अगर वो गंभीर हैं, अब होम क्वारंटाइन नहीं हो सकते, अब उन्हें अस्पताल चाहिए। अस्पताल में क्या चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए। आईसीयू बेड के साथ आपको ऑक्सीजन चाहिए और गंभीर अगर मरीज की जरूरत है वेंटिलेटर चाहिए। वेंटिलेटर पे जाने के बावजूद भी उसको प्लाज्मा की अब जरूरत पड़ गई है। जो सिर्फ कोविड पॉजिटिव जो थे अब ठीक हो गया वही दे सकते हैं आप, और हम प्लाज्मा नहीं दे सकते जो कभी कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं। तो अब आपको प्लाज्मा चाहिए, समझ रहे हैं। और प्लाज्मा के साथ साथ आपका वैक्सीनेशन होना, आपको टीका लगना, रेमडेसिविर जो वैक्सीन है या कोरोना की जो वो लगना बेहद जरूरी है। ये 8 कदम है जो उस गंभीर पेशेंट के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन हो क्या रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी बता रही हूँ, अगर आप सोच लीजिए यहाँ ये हालात है। 30,000 मामले, 500 मौतें, ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू बेड खत्म हो गए। दिल्ली की सरकार, और अभी भी मैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को देख रही थी, बहुत बड़ा हमने कोविड का जो है बिस्तर बिछा रहे हैं। एक बड़ा सा खुले में उन्होंने टेंट लगाकर बिस्तर लगा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। प्रवक्ता उनका एक डिबेट में था, बोला इस बिस्तर तो आपके खाली है, क्यों? क्योंकि या तो लोग होम क्वारंटाइन है और जो बहुत गंभीर हो रहे हैं उन्हें खाली बिस्तर नहीं चाहिए। दिल्ली में पता है क्या, जब शादियां होती है ना, मेहमान घर में ज्यादा हो जाते हैं, तो वैसे ही आप गुरुद्वारे में चले जाए ना, तो गुरुद्वारे वाले आपको जो है वो गद्दे और बिस्तर दे देते हैं। समझ रहे हैं? चाहिए क्या, बेड नहीं चाहिए खाली। बेड के साथ दिल्ली के और देश के जो हालात हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें बेड नहीं, उन्हें आईसीयू बेड चाहिए, उन्हें वेंटिलेटर चाहिए, उन्हें प्लाज्मा चाहिए। समझ रहे हैं? वो नहीं मिल रहा। अब प्रधानमंत्री जी की हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या किया, उन्हें करना चाहिए था नहीं, उन्हें सावरकर बनकर माफी मांगी, गिड़गिड़ाए, प्रधानमंत्री जी से ये कहा कि मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है, इस मीटिंग को लाइव किया है। क्यों माफी मांग रहे थे अगर आपने गलत नहीं किया? और अगर सही किया था तो अपनी मीटिंगों को लाइव प्रसारण कीजिए। अरविंद जी, मैं आपसे कहती हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूज है वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें आज खुलासा फिर हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड, जो खास कोविड के समय के लिए, कोविड पे वेंटिलेटर खरीदेंगे, ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, आईसीयू बेड खरीदेंगे, बहुत कुछ करना था। $1.3 मिलियन, जी हाँ, $1.3 मिलियन जो इकट्ठा किया था पिछले 1 साल में, जिसको वेंटिलेटर 50,000 खरीदने थे, ऑक्सीजन के प्लांट लगने थे। खुलासा होता है कि पिछले 1 साल में
ऑक्सीजन प्लांट्स या इन पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, वो पैसा पड़ा। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्राथमिकताओं को तय करने को कहा है, क्योंकि आज भारत सरकार, मोदी सरकार ने टेंडर जारी किया। हमें था कि ये टेंडर जो जारी किया जा रहा है वो जरूर बाहर से ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, समझ रहे हैं आप, वैक्सीन, ये बहुत सी चीजों के लिए टेंडर खुल रहा होगा। लेकिन पता लगा है वो टेंडर भारत की राजधानी दिल्ली में 3 बड़े भव्य सचिवालय, जहां पर हमारे मंत्री बैठेंगे, काम कुछ नहीं करना, काम करते तो आज ये हालत नहीं होती हमारे देश की। आज केंद्र सरकार ने टेंडर जारी किया है कि 3 बड़े भव्य मोदी जी सचिवालय जहां मंत्री बैठेंगे, उसका टेंडर जारी किया है। हम ये पूछना चाहते हैं प्राथमिकता क्या है? इस समय पर टेंडर 3 बड़े भव्य सचिवालयों के लिए खुलना चाहिए था। यह टेंडर खुलना चाहिए था कि देश में अगले 1 साल में 1000 अस्पताल बनाने होंगे। 1 साल में 1000 अस्पताल, एम्स जितने देश में बनाने होंगे, वॉर लेवल पे बनाने होंगे, उसके लिए टेंडर खुलता तो शायद और आप और हमें तसल्ली होती, जो पिछले 1 साल में नहीं हुआ। लेकिन अभी भी राहुल गांधी जी ने निवेदन किया है, प्राथमिकताएं तय करिए प्रधानमंत्री जी की आपकी प्राथमिकताएं हैं। विदिशा मध्य प्रदेश की, नहीं देखा वीडियो, वायरल हो रहा है, शर्मसार करते हैं। एक ही एम्बुलेंस में, शव वाहन में ठूस दिया अपना जो है कोविड से जो लोगों ने जान दी है, और जब वो गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर निकल के मोड़ काटती है तो शव बाहर आकर गिर जाते हैं। ठूसा जा रहा है शवों को, मरने के बाद भी इज्जत नहीं है शवों को। अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में सुबह आंख नहीं खुली थी, खबर आई कि गंगाराम हॉस्पिटल में 1 मिनट में एक आदमी ने, एक कोरोना के मरीज ने, और 24 घंटे में 25, दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में 25 कोरोना के मरीजों ने दम तोड़ दिया। खबर ये आई कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो गई थी, जिसको वो बहुत दिनों से कह रहे कि मेरे पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में बात आई तो सफाई दी गई, नहीं, ऑक्सीजन से थोड़ी ना मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे हैं, ये तो पक्की बात है। एक ही अस्पताल में मरे, 24 घंटे में मरे, 25 मरे हैं, 25 के 25 कोविड के पेशेंट थे। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कह दीजिए चलिए अलग अलग आंकड़े, इतने वेंटिलेटर ना होने से मरे, इतने ऑक्सीजन ना होने से मरे, इतने वैक्सीन ना लगने से मरे, इतने आईसीयू बेड ना मिलने से मरे, इतनों को प्लाज्मा नहीं मिला इसलिए मरे। इस तरह से आंकड़े करके बांट दीजिए ताकि थोड़ा कम शर्मसार हो, जो अच्छा लगे उसे आगे कर दीजिएगा। हकीकत तो ये कि लोग मर रहे हैं, एक अस्पताल में 25 लोग। मुझे जो आज आपसे बात करनी थी वो मैंने कर ली है। अब आप अपने राज्यों की हालत बताएं, कौन से राज्य में है, क्या हालात हैं आपके। मैंने जो उदाहरण दिया है, हमारी सरकारें 3, पूरे देश में 3 कहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में भी, केजरीवाल के सामने भी कहें, देश में भी कहें, हम विपक्ष हैं। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, हम राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकारें चला रहे हैं, विपक्ष वहां पर भी है। वहां की सरकारों ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमारे मुख्यमंत्रियों ने विश्वास में लिया, उनके सुझावों को लिया, लागू किया। शायद इसीलिए हमारे 3 राज्य कम से कम दूसरे राज्यों से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से बहुत बेहतर लोगों की जो है मदद कर पा रहे हैं। आज वो ऑक्सीजन के लिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आज वो मांग नहीं रहे, आज वो देने की स्थिति में आ चुके हैं। तो विपक्ष वहां पर भी है, हमारे जहां सरकार है, और विपक्ष दिल्ली और केंद्र में के सामने कांग्रेस बना हुआ है। विपक्ष का काम, मैं फिर कह रही हूँ, सरकारों को सच्चाई दिखाना है, क्योंकि सरकारें अपनी बुराई नहीं सुनती। सरकार का मंत्री, सरकार जिस पार्टी के हैं, वो मात्र अपने नेता की वाहवाही करता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन हालात आपके सामने है, वो सच बोल रहे हैं या आप जो देख रहे हैं वो सच है, ये आपको तय करना है। विपक्ष अब नहीं बोलेगा, कब बोलेगा? और विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और विपक्ष को अपने लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अपने लिए वेंटिलेटर नहीं चाहिए, अपने लिए आईसीयू बेड नहीं चाहिए। हम अगर मांग रहे हैं तो देश और दिल्ली के लोग जो तड़प रहे हैं, परिवार रो रहे हैं, उनके लिए मांग रहे हैं। और मांगिए, मैं कहूंगी। लोग कहते हैं पैनिक मत करो, तस्वीरें ऐसी मत दिखाओ, तो मुझे लगता है कि ठीक है, हंसी मजाक करते, थोड़ा हल्कापन लाते हैं, है ना, थोड़ा सा पैनिक कम करते हैं,
लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर वो हमारा हंसी मजाक चुटकुले हल्कापन उन्होंने देख लिया, जिनके घर का ऑक्सीजन के बिना, वेंटिलेटर के बिना दम तोड़ रहा है या दम तोड़ चुका है, उन पे क्या बीतेगी अगर ये हमारा हंसी मजाक हल्कापन और ये बताना अरे सब ठीक है, कैसा महसूस करेंगे? सोचिए उसके बारे में। लोग कह रहे हैं टीका गरीब को नहीं लग रहा है, सिर्फ नेता अपनी फोटो खिंचवा के लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ 134 करोड़ के भारत में सबको टीका लगना चाहिए, मुफ्त लगना चाहिए और जल्द से जल्द लगना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो 6 करोड़ टीका बाहर निर्यात किए गए उसका विरोध किया और बोला कि नहीं, इंडिया फर्स्ट, इंडियन फर्स्ट के तहत सबसे पहले टीके पर हक जो भारत के अंदर बन रहे हैं भारतीयों का है। कितने केसेस हुए? केसेस के मामले में कहेंगे तो 3.5 लाख मामले प्रतिदिन, जी हाँ, 3.5 लाख मामले पार कर चुके हैं, जो विश्व में किसी भी देश में एक दिन में आने वाले सबसे अधिक आंकड़े हैं। जिसमें राजधानी दिल्ली, अगर आबादी के प्रतिशत से हिसाब से कहूँ तो आंकड़ों के मामले में और मौत के मामले में दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली अब 1 नंबर पे खड़ी है। मैं माफी चाहूंगी, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं इसलिए मैं उस कमेंट पे कोई जवाब नहीं दूंगी, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो, मैं इसको जरूर पढ़ना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल आज बंगाल के लिए कहा है। अभी जब हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ खत्म की तो उन्होंने डिजिटल मीटिंग को बंगाल में संबोधित किया और कहा है कि बंगाल के लोगों को चुनाव जीतने के बाद मुफ्त वैक्सीन मिलेगा। बंगाल के लोगों को, मैं बंगाल के लोगों को कहूंगी, बिहार बगल में ही है, बिहार बगल में है। नवंबर में वहां पर भी चुनाव होकर खत्म हुआ, भाजपा को दोबारा सत्ता सौंपी इसी वायदे पर कि बिहार वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगा और सबको मिलेगा। पूछ लीजिएगा, उन्हें मिला तो आपको भी मिल जाएगा, दे दीजिएगा भाजपा को वोट, लेकिन बिहार वालों की तरह पछताइएगा मत, या देश के जैसे लोग पछता रहे हैं। ईवीएम पर आप कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको फिर कहूंगी मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अभी हमारी आपकी प्राथमिकता सिर्फ कोरोना महामारी से लोगों की जिंदगियों को बचाना है। दो 2000 से ऊपर मौतें हुई हैं एक दिन के अंदर। शवों को जलाने के लिए अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के घाट, दिल्ली के मोर्चरी पर अब तो लोगों ने खेत और खलिहानों में जाकर शवों को जलाना शुरू कर दिया है। और मैंने तो यहाँ तक ट्वीट किया था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी जब शमशान घाट में, कब्रिस्तान में लोगों को दफनाने जलाने की जगह नहीं मिलेगी तो बड़ी बात नहीं है कि लोग मजबूर हो जाएंगे अपने ही घरों के बाहर या पीछे दफनाने के लिए। और ये बात खेतों तक तो पहुँच ही चुकी है। 1 साल का हम सबके पास अंदा। आप सभी धर्म विशेष को क्यों समर्थन करती हैं? बकवास के सवाल हैं। कुछ लोग कभी भी राजनीति, धर्म, इन सबसे उठेंगे नहीं। मकसद एक है, एक भारत, एक देश, एक नागरिक है। हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस समय सिर्फ एक सवाल है, कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है इसका जनवरी के सीरो सर्वे में पता चल चुका था, क्योंकि दूसरे देशों के हालात, अमेरिका, ब्राजील, हम सब देख रहे थे कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है और ये महामारी है, ये इसकी वेव आएगी। अभी एक के बाद दूसरी आई है, मैं कह रही हूँ लिख लीजिए, तीसरी भी आएगी। लेकिन सरकारों ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो अप्रैल के महीने में कह दिया था नहीं ये दूसरी वेव जो है पहले से ज्यादा खतरनाक नहीं है, घबराइए नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा। सच्चाई आपके सामने है, पहले से ज्यादा खतरनाक दूसरी लहर है, लॉकडाउन भी लगा। दिल्ली के अंदर शनि एतवार रह गया है, सोमवार को लॉकडाउन खुलना है, पर मैं आपको लिख कर कह रही हूँ ये खुलने वाला नहीं है। इसीलिए मजदूरों को विश्वास नहीं था अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात पर, और उन्होंने पलायन किया। आज मैं हर मजदूर को कहूंगी, मुझे मालूम है रात को 3 बजे, सुबह 4 बजे आपने उठ के अपना लेबर मंत्रालय के बाहर अपना पास रिन्यू करवाया है, अपनी पासबुक रिन्यू करवाई है, क्योंकि आपको 5,000 रुपया महीना देने का दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला किया है। अगर आप मजदूर हैं, अगर आपका दिल्ली के अंदर लेबर मंत्रालय विभाग ने मजदूरी कार्ड बनाया हुआ है, आपका बैंक में अकाउंट है और आपके अकाउंट में अगर 5,000 रुपया अप्रैल और मई के 2 महीने का 10,000 आना नहीं आए तो हमें बताइएगा, क्योंकि आपका ये हक मारने नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपकी जेब में नहीं आएगा तो किसकी जेब में जाएगा।
तौफीक रज़ा बता रहे हैं कि 3,50,000 टोटल केस हुए हैं, 2000 डेथ। ये तो सब ठीक है, जानकारी है, हम सब जानकारियां लगातार ले रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सभी से हाथ छोड़ रहे हैं, हर बार एक ही निवेदन और अपील कर रही हूँ, जो आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, मास्क लगाएं, हाथों को लगातार धोते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें, बहुत ज़रूरी ना हो घर से मत निकलिएगा, भीड़ वाले इलाके में तो बिल्कुल मत जाइएगा, और मानवीय आधार पर किसी की मदद कर सके तो ज़रूर करिएगा। इससे बड़ी देशभक्ति, ये समय है देशभक्ति दिखाने का। ये जो हमें सर्टिफिकेट बांटते थे ना, ये देशद्रोही हैं, ये देशभक्त हैं, किसी को साबित नहीं करना, खुद के गिरेबान में झांकना है कि किसी की हमने इस दौरान मदद कर पाए या नहीं कर पाए। मुझे मालूम है मदद करना इस समय बहुत मुश्किल है। मैं बात कर रही थी किसी के कहीं आग लग जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, हम दौड़ के उसके पास जाकर उसका हाथ थाम सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये महामारी ऐसी है कि आप दौड़ कर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे गले लगाकर उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। और जो वो मदद मांग रहा है वो मदद आप नहीं दे सकते। वो ऑक्सीजन मांग रहा है, वो वेंटिलेटर मांग रहा है, वो आईसीयू बेड मांग रहा है, वो प्लाज्मा मांग रहा है, वो वैक्सीन मांग रहा है, वो जिंदगी मांग रहा है। नहीं दे सकते हम लोग, इतने असहाय हो चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने आए थे, असहाय भारत बना बैठे हैं। असहाय भारत, रोता बिलखता हुआ मौत के कगार पे खड़ा भारत बना दिया पिछले 1 साल में, खास तौर से। मैं सोच रही थी कि पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, लेकिन जिन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर भरवाए उन्होंने कहा अब तो हमें पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम लगने लग गए हैं। पता है 15 लीटर का एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत जो बाजार में बताई जा रही है वो 18,000 रुपए है। 18,000 रुपये 15 लीटर। और एलएनजेपी के डॉक्टर ने बताया कि अगर मरीज बहुत सीरियस है, हाई लेवल ऑक्सीजन पे है, तो प्रति 1 मिनट, मुझे भी यकीन नहीं हुआ पर एलएनजेपी के डॉक्टर ने एनडीटीवी में बोला कि हाई लेवल ऑक्सीजन देने के लिए गंभीर पेशेंट को 1 मिनट में 25 से 50 लीटर, कितना, 25 से 50 लीटर ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। और 15 लीटर का ऑक्सीजन का सिलेंडर 18,000 रुपये है। मालूम नहीं लोग कैसे अरेंज कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत से एनजीओ, बहुत से संस्थाएं, बहुत से जो कॉरपोरेट्स हैं जिनके अपने प्लांट हैं वो मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे हैं। सरकार तो दे ही रही है, राज्य सरकारें जो अपने अपने प्लांट लगाकर, लेकिन अगर किसी को मजबूरी में लेना पड़ गया तो आप सोच सकते हैं 15 लीटर का एक सिलेंडर 18,000 रुपये में। इसीलिए कह रही हूँ संभल जाइए, ख्याल रखिए अपना। आप सभी से विदा लेती हूँ, कल फिर जुड़ूंगी। अपने राज्यों की हकीकत सच्चाई बताते रहिए, बिकॉज चंद मीडिया के लोग हैं जो सच्चाइयाँ दिखा रहे हैं, अखबारें छाप रही हैं और हमें पता लग पा रही है। दिल्ली में बैठी इसलिए दिल्ली की बात बता रही हूँ, लेकिन आपके राज्यों में बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो हमें अखबारों टीवी दिखा नहीं रहे कि सच्चाई कहाँ है, कहाँ हमें बोलने की ज़रूरत है। आज की भी प्रधानमंत्री जी की मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग में अगर मैंने कहा ऑक्सीजन मिल जाती है, ज़िंदगियाँ बच जाती है, उस मीटिंगों को सलाम है। वरना इस मीटिंग तो बहुत हुई आज तक, पिछले 1 साल से मीटिंग हो रही है। आउटकम क्या है, परिणाम क्या है, वो आपके सामने है। मेरी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। सही लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम सब एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़े रहें, एक दूसरे की आवाज़ बने रहें और एक दूसरे को मदद करते रहें, क्योंकि घरों में बैठकर हम यही कर सकते हैं कि एक दूसरे को ताकत और हिम्मत दे सकते हैं और एकजुट रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।